गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म रोजगार विद अंकित पर। जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा। ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है, सब कुछ ओके है, परफेक्ट है। तो मेरे बच्चों स्टार्ट करते हैं माँ सरस्वती के आशीर्वाद से आज की अपनी ये दाकड़ क्लास, जहां मैं आप लोगों को कवर करा रहा था हरियाणा की ज्योग्राफी में कृषि और पशुपालन। तो जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं एक बार फटाफट अपना अपना हालचाल मेरे को बता दीजिएगा। सीईटी की तैयारी आप लोगों की कैसी चल रही है ये बता दीजिएगा। और जितना मैंने अभी तक आप लोगों को पढ़ाया है उम्मीद करता हूं अच्छे तरीके से आप लोगों के समझ में भी आया होगा। तो एक बार सारे के सारे बच्चे कमेंट कीजिएगा और उसके बाद बिना किसी डिस्टरबेंस के मेरे बच्चों क्लास को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। और आप लोगों के जो डाउट होंगे बीच बीच में वो भी मैं आपके क्लियर करता रहूंगा। बाकी जो आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो लास्ट के 4-5 मिनट में आप लोग अपने डाउट क्लियर करते रहना, क्योंकि मेरे बच्चों सिलेबस अपने पास अच्छा खासा है, लेकिन पेपर से पहले हर हाल में सिलेबस आपका पूरा होगा ही होगा। ठीक है, हम कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ रहे थे क्योंकि कृषि की सारी बातें मैं बता चुका था और महत्वपूर्ण बातें हम पढ़ रहे थे। उन्हीं महत्वपूर्ण बातों में आपको ध्यान रखना है कि जो अपना हरियाणा है बच्चों, उस हरियाणा को मुख्यतः 2 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा जाता है। हरियाणा को मुख्यतः जो है 2 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। तो एक क्वेश्चन तो आपसे ये पूछेगा कि हरियाणा को मुख्यतः कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया, तो आप बोलेंगे 2 कृषि जलवायु क्षेत्रों में, जिसमें से एक को बोलेंगे उत्तर पश्चिम कृषि जलवायु क्षेत्र या उत्तर पश्चिमी कृषि जलवायु क्षेत्र। और बच्चों उत्तर पश्चिमी कृषि जलवायु क्षेत्र में कौन कौन सी फसलें आ जाती हैं? गेहूं, चावल, कपास, गन्ना इत्यादि। ठीक है, तो इसको बोलते हैं उत्तर पश्चिमी कृषि जलवायु क्षेत्र। राम राम भाई, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। उत्तर पश्चिमी कृषि जलवायु क्षेत्र के बाद दूसरा आपको ध्यान रखना है दक्षिण पश्चिमी कृषि जलवायु क्षेत्र। हरियाणा का एक क्षेत्र कौन सा होगा कृषि जलवायु में? दक्षिण पश्चिम कृषि जलवायु क्षेत्र। और दक्षिण पश्चिम कृषि जलवायु क्षेत्र में मेरे बच्चों उष्णकटिबंधीय फल आपके क्या आएंगे? शामिल होंगे। इसको बोलेंगे दक्षिण पश्चिमी कृषि जलवायु क्षेत्र। बस इतना सा ध्यान रखना है कि हरियाणा को कौन से 2 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। बाद में फसलों को चाहे याद कर लेना चाहे ना याद करना, उत्तर पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी। बच्चों अपने एचएसएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था एनएफएसएम से रिलेटेड, और एनएफएसएम का मतलब है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एनएफएसएम। आपसे पूछा गया था कि ये हरियाणा में कब लागू हुआ था, तो ध्यान रखना है ये लागू हुआ था 2007-8 में।
नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो है बच्चों, ये हरियाणा में लागू हुआ था कब? 2007-8 के अंदर। 2007-8 के अंदर ये लागू हुआ था। हम बात करें तो ये लागू हुआ था कौन सी फसलों को लेकर? कौन सी फसलों को लेकर? सबसे पहले मेरे बच्चों ये रबी की फसलों के दौरान लागू किया गया था हरियाणा के अंदर। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, तो ये लागू हुआ था रबी की फसलों के दौरान। आपसे पूछा जाएगा कि इसके अंदर कौन सी फसलों को मेरे बच्चों शामिल किया गया था, तो इसके अंदर जो मुख्य फसलें थी वो आपकी कौन कौन सी थी? इसमें गेहूं और दलहन यानी कि दाल वगैरह के लिए। सबसे पहले इसके अंदर कौन सी फसलों को शामिल किया गया था एनएफएसएम के अंदर? सबसे पहले इसके अंदर गेहूं और दलहन फसलें मेरे बच्चों क्या हुई थी? शामिल हुई थी। ठीक है, हम बात करें तो यहां पर गेहूं की फसल के लिए हरियाणा के 7 जिलों को सबसे पहले इसमें क्या है शामिल किया गया था। इस मिशन में गेहूं की फसल के लिए कितने जिले शामिल किए गए थे? 7 जिले। ये एचएसएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों, बहुत जबरदस्त लेवल के क्वेश्चन है ये। ठीक है, और इन क्वेश्चनों को कवर करोगे तब नैया पार लगेगी अब की बार। ठीक है ना, आसान क्वेश्चन तो सर 10 गुना जो बुलाएंगे वो किसका बुलाएंगे? 10 गुना बुलाएंगे पोस्ट का। तो जितने पद होंगे ना उन पदों का 10 गुना आपके यहां बुलाया जाएगा। ठीक है, इन 7 जिलों के अंदर एक जिला आपका होगा अंबाला। गेहूं के लिए जो 7 जिले हैं उसमें एक अंबाला, एक बच्चों यमुनानगर, एक अंबाला, एक यमुनानगर, एक जिला होगा आपका गुरुग्राम बच्चों, एक जिला होगा रोहतक, एक जिला होगा झज्जर, एक जिला आपका होगा हिसार, हिसार ना होके हिसार में तो अच्छा होता है भिवानी, सॉरी भिवानी, और भिवानी के बाद एक जिला होगा आपका महेंद्रगढ़, 7वां जिला होगा महेंद्रगढ़। ठीक है ना, यानी कि जिन जिलों में गेहूं का उत्पादन कम होता है वहां गेहूं के उत्पादन के लिए बच्चों ये नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो है हरियाणा में सबसे पहले 7 जिलों के अंदर लागू किया गया था। ठीक है, कितने जिलों में लागू किया गया था? 7 जिलों के अंदर लागू किया गया था। दाल के लिए हम बात करें, जहां दाल कम होती है तो दाल के लिए मेरे बच्चों 5 जिलों को शामिल किया गया था। गेहूं के लिए कितने जिलों को? 7 जिलों को। और दाल के लिए आपसे कोई पूछ ले सबसे पहले 5 जिलों को शामिल किया गया था बच्चों। ठीक है, इन 5 जिलों में हम बात करें दाल हरियाणा में कहाँ कम होती है? लगभग सारे ही जगह कम होती है। ठीक है, तो ये 5 जिले हमारे कौन से होंगे? इसमें आपका होगा रोहतक, बच्चों हिसार। रोहतक और हिसार से अलग कौन सा जिला हुआ है? तो रोहतक और हिसार से जमीन लेकर अलग होने वाला जिला भिवानी है। ठीक है, हिसार से बच्चों एक हरियाणा का सबसे बड़ा जिला भी अलग हुआ, नाम उसका क्या है? सिरसा। क्या नाम है?
सिरसा। और पांचवा जो जिला होगा वो रोहतक से ही अलग हुआ है, तो रोहतक हिसार ध्यान रखेंगे, बाकी रोहतक हिसार से जुड़ा हुआ मामला ही है। हिसार से भिवानी और सिरसा दलहन फसलों में शामिल है, और रोहतक से सोनीपत अलग हुआ है, तो रोहतक और सोनीपत ये भी दलहन फसलों हेतु शामिल है। बच्चों 2010-11 के बाद वर्ष 2010-11 के बाद हरियाणा के सभी जिलों को बच्चों इस मिशन में शामिल कर लिया गया था। हरियाणा के सभी जिलों को किसमें शामिल किया गया? NFSM। NFSM में क्या कर लिया गया? शामिल किया गया। सर जी मैंगो मेला कहाँ लगता है? मैंगो मेला लगता है यादवेंद्र गार्डन के अंदर, और जुलाई के पहले सप्ताह में इसका आयोजन होता है, ठीक है ना, मैंगो मेले का। चलेगा भाई, ये जितने भी बच्चे बुक वाले हैं ना, सभी के पास बुक पहुंच जाएगी दोस्त। ऑर्डर बहुत ज़्यादा है, समय लगता है, ठीक है, क्योंकि सारा काम मैन्युअली होता है, तो समय लगता है, ऑर्डर बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि आप अकेले ने ऑर्डर किया है और अगले दिन आपके पास किताब आ जाएगी। तो हज़ारों की संख्या में बच्चों ने ऑर्डर कर रखे हैं, धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, ठीक है ना। डेली के कोई 500 का स्लॉट निकलता है, कभी 1000 का निकलता है, तो इसलिए टाइम लग रहा है। चलेगा, कुछ और बातें हम करते हैं बच्चों। कुछ और इंपॉर्टेंट तथ्यों में क्वेश्चन याद रखने हैं। हरियाणा राज्य भूमि उपयोग बोर्ड, हरियाणा राज्य भूमि उपयोग बोर्ड, और आपसे कोई पूछ लेना कि इसकी स्थापना कब हुई। हरियाणा राज्य भूमि उपयोग बोर्ड की स्थापना मेरे बच्चों कब हुई थी? 1975, 1975 के अंदर, ठीक है ना। सर क्लास की कोई अपडेट नहीं दिखाता? क्लास की सारी अपडेट है भाई, ऐसे तो मत बोलो तुम। क्लास की सारी क्या है? अपडेट हैं। हरियाणा की ज्योग्राफी कंप्लीट, अरे ज्योग्राफी में ही तो आती है ये चीजें बच्चों। आपसे पूछेगा CSSRI की स्थापना कब हुई, और CSSRI क्या है? सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये ज्योग्राफी चल रही है दोस्त, इसी को ज्योग्राफी बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलेंगे केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय लवणता मिट्टी अनुसंधान संस्थान इसे बोलते हैं। और आपसे कोई पूछ लेना कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो मेरे बच्चों इसकी स्थापना 1969 के अंदर हिसार में हुई थी। अब आप बोलोगे कि सर हमने तो करनाल पढ़ा है, तो सही पढ़ा है, तुम लोगों ने गलत थोड़ी पढ़ा है। तो भाई करनाल के अंदर इसका ट्रांसफर हुआ था, स्थानांतरण हुआ था, ठीक है ना, और ये हुआ था अगस्त 1969 के अंदर। तो वर्तमान में ये कहाँ है? करनाल के अंदर है। लेकिन यहां से यदि आपको कोई फंसाना चाहे तो क्वेश्चन इस लैंग्वेज से पूछा जाएगा कि बताइएगा CSSRI की स्थापना सबसे पहले हरियाणा में कहाँ हुई थी?
तो मैक्सिमम बच्चे करनाल ही ठोक के आएंगे। सबसे पहले हिसार में हुई थी दोस्त, और 1969 के अंदर ही, ठीक है ना। उसके बाद अगस्त के महीने में 1969 के अंदर ये कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है, करनाल के अंदर, जो वर्तमान में इसकी जगह है। हम बात करें तो हमने लवणता की बात की थी, है ना, कि हरियाणा की कितने प्रतिशत भूमि जो लवणता से ग्रसित है, ये हमने पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। 33% भूमि जो है ना हरियाणा की, वो लवणता से ग्रसित है। अब इस लवणता का इलाज तो करना पड़ेगा ना मेरे बच्चों, और लवणता का इलाज हम कैसे करेंगे? हमने एक देश की सहायता से इस लवणता वाले क्षेत्र को सुधारने के लिए काम किए, और वो देश कौन सा है? उस देश का नाम है नीदरलैंड। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1994 में जल भराव की समस्या दूर करने के लिए, जल भराव से ही लवणता आती है, क्योंकि जल लंबे समय तक पड़े रह रह के वहां पर एक सफेद रंग की लेयर तैयार कर देता है, जिसको गांव में हम नूनी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? नूनी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ये जो लवणता वाला क्षेत्र है, जहां पर जल भराव क्षेत्र है, इसका हमें कुछ ना कुछ तो इलाज बांधना पड़ेगा, और इलाज बांधने के लिए हमने सहायता ली किसकी? नीदरलैंड की। तो 1994 में जल भराव लवणता की समस्या दूर करने के लिए नीदरलैंड देश के सहयोग से, बच्चों देश का नाम याद रख लेना, शायद ये बात मैंने पहले बता भी दी होगी, है ना। चलो बता दी है तो दोबारा रिवीजन हो जाएगी, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। HOPP चलाया गया था। HOPP क्या है? HOPP हरियाणा ऑपरेशनल पायलट प्रोजेक्ट, ठीक है, इसको बोलेंगे हरियाणा ऑपरेशनल पायलट प्रोजेक्ट। सैलिनिटी का मतलब लवणता होता है, गरिमा, नूनी होता है, जैसे अपना सफेद नमक होता है ना, ऐसे ही जमीन के ऊपर एक सफेद रंग की लेयर तैयार हो जाती है। और ये कहाँ तैयार होती है? जहां सेम आती है। सेम क्यों आती है? क्योंकि उस मिट्टी के अंदर पानी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ही खत्म हो जाती है, और जिस मिट्टी के अंदर पानी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, पानी उस मिट्टी के ऊपर पड़ा रहेगा, और ऊपर लंबे समय तक पड़ा रहेगा, तो क्या बना देगा? एक लेयर बन जाएगी सफेद रंग की, उसको नूनी बोलते हैं। जहां पर सिंचाई ज्यादा की जाती है, जैसे धान की फसल का मैं जिक्र करूं, तो धान की फसल सबसे ज्यादा सिंचाई मांगती है, तो सीधी सी बात है वहां पर साउंड में प्रॉब्लम है। क्या साउंड में प्रॉब्लम है भाई? साउंड वाले साउंड ठीक करो भाई अपनी। साउंड में क्या प्रॉब्लम है बताओ? होप हरियाणा ऑपरेशनल पायलट प्रोजेक्ट बोलते हैं, HOPP हरियाणा ऑपरेशनल पायलट प्रोजेक्ट बोलते हैं। बच्चों आपसे यह भी पूछा जाए कि हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम कहाँ है, ये भी शायद हम पढ़ चुके हैं ना। हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम, इसको बोलते हैं हरियाणा लैंड रिफॉर्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, HLRDCL, ठीक है भाई। इसकी स्थापना पूछ ले कोई तुमसे तो 1974 बोल देंगे, और इसका मुख्यालय तुमसे कोई पूछ ले तो पंचकुला बोल देंगे। और पंचकुला के अंदर ध्यान रखना है, पहला किसान बाजार भी हरियाणा का क्या है? खोला गया था। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ ले कि हरियाणा में पहला किसान बाजार कहाँ खोला गया। हरियाणा में प्रथम हरियाणा में प्रथम किसान बाजार, तो याद रखेंगे भाई, हरियाणा में पहला किसान बाजार पंचकुला के अंदर खोला गया था।
सर जी मेरे बहुत डाउट होते हैं। भाई तुम्हारे डाउट सारे के सारे क्लियर होते जाएंगे, तुम सिलेबस कवर करते जाओ, ठीक है। यदि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके अलावा कुछ तुम एक्स्ट्रा सोचोगे, जो टॉपिक पढ़ा चुका हूं उससे डाउट बने, अच्छी बात है, लेकिन जो मैंने पढ़ाया ही नहीं है यदि उससे तुम डाउट पूछ रहे हो तो इसका मतलब तुम मेरे से आगे भाग रहे हो। और कोई मेरे से आगे भागे मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, वो तुम्हें भी पसंद नहीं होगा। है भाई, तुम्हें क्या पसंद है कि तुमसे कोई आगे भागे? ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड, आपसे पूछा जाएगा कि हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड ये क्या है भाई? इसको इंग्लिश में बोलेंगे हरियाणा एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड। मार्केटिंग को विपणन बोलते हैं, हरियाणा एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड। ठीक है, तो हरियाणा एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो बोर्ड है दोस्त, इसकी स्थापना यदि आपसे कोई पूछ ले तो इसकी स्थापना आपको बोलना है 1 अगस्त 1969। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और पेपर में कई बार पूछा गया है कि हरियाणा एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना की कब गई थी, तो 1 अगस्त 1969। आपसे पूछ ले कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो आपको बोलना है इसका मुख्यालय है चंडीगढ़ के अंदर। कहाँ है बच्चों? चंडीगढ़ के अंदर है, ठीक है। हरियाणा के अंदर एक समस्या ये भी है खेतीबाड़ी को लेकर कि हरियाणा के अंदर भूमिगत जल स्तर जो है ना वो गिरता जा रहा है, और गिरते हुए भूमिगत जल स्तर को उठाने के लिए हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर सरकार के दौरान एक योजना लाई गई थी बच्चों। गिरते हुए भूमिगत जल स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, ताकि जल की समस्या का सामना किसानों को ना करना पड़े आगे भविष्य में, तो गिरते हुए भूमिगत जल स्तर को ऊंचा उठाने हेतु बच्चों एक योजना लाई गई थी। उस योजना को बोलते हैं मेरा पानी मेरी विरासत। योजना का नाम क्या होगा? मेरा पानी मेरी विरासत। और दोस्त ये योजना जो है ना खट्टर सरकार के दौरान लाई गई थी। इसमें किसानों को बोला गया था कि आपको पता है क्या करना है, आपको जो फसल ज्यादा पानी लेती है वो नहीं बोनी है, उसकी जगह कोई और फसल आपको उगानी है। और यदि आप लोग हमारी बातें मान लोगे तो मेरे बच्चों सबसे ज्यादा पानी कौन सी फसल लेती है? धान की फसल। तो धान की जगह अन्य कोई फसल किसान उगाता है। बच्चों खट्टर सरकार ने बोला था कि हम 7,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि जो है उस किसान के खाते में डाला करेंगे। मतलब किसी के 5 एकड़ जमीन है और वो धान की जगह कोई और फसल उगाता है, धान की जगह कपास उगाता है, तो उसको भाई साहब 7,000 रुपये प्रति एकड़ का मतलब है 35,000 रुपये 5 एकड़ वाले को मिल जाएंगे। ठीक है, कितनी अच्छी है। हो बच्चों इस योजना को प्रमोट करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया। और आपसे पूछा जाएगा कि इस योजना की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो आप बोलेंगे कि इस योजना की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है मनिका शोकंद को। मनिका शोकंद आजकल पंचकुला में रहती है लेकिन पैदा हुई है उचाना के अंदर। उचाना मेरे बच्चों जो जींद का हिस्सा है। कहाँ पैदा हुई है? उचाना जींद के अंदर। यहां तक बातें क्लियर हुई सारे के सारे बच्चे?
नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों, किसान जो है ना आजकल एमआरपी को लेकर सरकार को घेरता रहता है, और घेरना चाहिए भी। और उसी के लिए किसान को राहत देने के लिए, किसान की आय दुगनी करने के लिए एक योजना मेरे बच्चों शुरू की जाती है अपने हरियाणा में। उसको बोलते हैं भावांतर भरपाई योजना। भावांतर भरपाई योजना, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं? भावांतर भरपाई योजना उसे बोलते हैं मेरे भाई। भावांतर भरपाई योजना जो है ना, ये 30 दिसंबर 2017 को शुरू हुई थी। और 30 दिसंबर 2017 को इसको शुरू किया गया था गागर गांव से। और गागर गांव पड़ता है मेरे बच्चों करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। नाम से ही पता चल रहा है भावांतर, भाव के बीच अंतर। और भाव होते हैं दो, एक मंडी का भाव और एक सरकार का भाव। तो सरकार के भाव और मंडी के भाव के बीच जो अंतर आएगा, उस अंतर को भरने का काम किसान के लिए सरकार करेगी। और भावांतर भरपाई योजना के तहत किसान फायदा तभी उठा सकते हैं जब वो मेरी फसल मेरा ब्यौरा नामक पोर्टल के ऊपर जाकर रजिस्टर्ड करते हैं। ठीक है, तो 30 दिसंबर 2017 को गागर गांव करनाल से इसे शुरू किया गया। और ये हरियाणा में जो लागू हुई, एक शुरू करना होता है योजना को और एक लागू करना होता है। तो हरियाणा में ये लागू हुई थी भाई 1 जनवरी 2018 को। लागू कब हुई है? 1 जनवरी 2018 को मेरे बच्चों ये लागू हुई थी। ठीक है, इसमें फल और सब्जियां शामिल किए गए थे सबसे पहले। तो इस योजना में सबसे पहले किसे शामिल किया गया था? तो सबसे पहले फल और सब्जियों को इसमें शामिल किया गया था। राम राम भाई सिरसा से, राम राम, नमस्कार। बातें समझ में आ रही है? एक बार सारे के सारे कमेंट करेंगे, उसके बाद मेरे बच्चों कुछ और बातें मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे। इंग्लिश में भी भावांतर भरपाई बोलेंगे, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं है रजत चौहान की भावांतर को कुछ और बोलेंगे। योजना है ये, तो इंग्लिश में भी इसको भावांतर भरपाई योजना ही कहा जाता है। चलेगा। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, किसानों की आय दुगनी करने के लिए सरकार लंबे समय से ही प्रयास कर रही है, और इसको लेकर एक योजना लाई गई थी, कृषक उपहार योजना। कृषक उपहार योजना का मतलब है किसानों को गिफ्ट दिए जाएंगे। और गिफ्ट कब मिलेंगे किसानों को? जब वो अपनी फसल बेच के आएंगे। और जब फसल बेच के आएंगे मंडी में, तो मेरे बच्चों उनको कूपन बांटे जाएंगे, और उन कूपन के माध्यम से लक्की ड्रा निकाला जाएगा। क्या निकाला जाएगा? लक्की ड्रा निकाला जाएगा। तो कृषक उपहार योजना जो शुरू हुई थी, वो महात्मा गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर को पैदा हुए थे बापू। तो 2 अक्टूबर 2000 को ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के सीएम हुआ करते थे बच्चों, जो आज हमारे बीच में नहीं है। 5 बार हरियाणा के सीएम बने। सबसे ज्यादा बार सीएम के तौर पे शपथ लेने वाले लोगों में चौटाला का नाम लिया जाता है। तो 2 अक्टूबर 2000 ओम प्रकाश चौटाला के समय ये कृषक उपहार योजना जो है ना लाई गई थी। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। और इस योजना में राज्य स्तर के ऊपर बहुत बड़ा इनाम है, ट्रैक्टर दिया जाता है बच्चों। मतलब पूरे राज्य का लक्की ड्रा निकलेगा राज्य स्तर पर। पहला जो इनाम है ना वो क्या रहता है? ट्रैक्टर रहता है। और जिला स्तर पर ये मैं बात करूं, यानी कि सभी जिलों के अंदर भी इनाम मिलेंगे। तो जिला स्तर पे जो पहला इनाम होगा ना, वो कल्टीवेटर होगा। कल्टीवेटर, ये किसान घर के बच्चे जानते हैं क्या होता है कल्टीवेटर, ठीक है।
यहां तक बातें क्लियर हुई? तो इतनी सी बातें आपको ध्यान रखनी है दोस्त। अब हेडिंग डाल लीजिएगा, हरियाणा में पशुपालन। बाकी हम प्रैक्टिस में क्वेश्चन करते रहेंगे, कोई भी सिंगल क्वेश्चन नहीं बचेगा, ठीक है? क्योंकि सिर्फ सिलेबस के बाद मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला, मैं लास्ट तक तुम लोगों के साथ हूं दोस्त, ठीक है? कहीं तुम सोचो कि यार सिलेबस करवाएंगे सर साइड में हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस भी कराऊंगा जम के। अभी तो जैसे हमने शनिवार को प्रैक्टिस की, वो तो एक छोटे लेवल पे प्रैक्टिस की 1 घंटे की, मैं मैराथन के ऊपर मैराथन आपके लिए लेके आऊंगा। और जो हम सिलेबस में कोई क्वेश्चन बच जाएगा, कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मुश्किल होगा, ठीक है ना, उनको भी लपेटने का काम करेंगे। नमस्कार, ठीक है? तो यहां तक बातें क्लियर हुई? चलेगा। हेडिंग डालिएगा, हरियाणा में पशु जनगणना। और सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जिस तरीके से इंसानों की काउंटिंग होती है देश में, ऐसे ही पशुओं की भी काउंटिंग होती है। और पशुओं को गिनने के लिए मेरे बच्चों सबसे पहले अंग्रेजों ने काम किया था 1919-20 के अंदर। तो आपसे कोई पूछ ले कि भारत में प्रथम अखिल भारतीय पशु जनगणना है ना, प्रथम अखिल भारतीय पशु जनगणना है, वो कब हुई थी? तो प्रथम अखिल भारतीय पशु जनगणना देश के अंदर दोस्त 1919-20 के अंदर हुई थी। अंग्रेजों ने एक रूल बनाया था, उस रूल को हमने फॉलो नहीं किया, वो बात अलग है। अंग्रेजों ने रूल बनाया था इंसानों के लिए भी और जानवरों के लिए भी। इंसानों के लिए रूल बनाया था कि हम 10 साल के बाद इस देश के अंदर लोगों को काउंट करेंगे ही करेंगे। ऐसे ही बच्चों जानवरों के लिए रूल बना था कि 5 साल के बाद पशुओं की काउंटिंग करनी ही करनी है। लेकिन इंसानों की तो काउंटिंग हम करते हैं, 5 साल के बाद पशुओं की काउंटिंग लगातार नहीं हो रही। तो यहां पर आपसे कोई पूछ ले कि दूसरी अखिल भारतीय पशु जनगणना कब हुई थी, तो जब रूल लागू किए जाते हैं तो एक बार तो अच्छे से फॉलो किए जाते हैं, उसके बाद मेरे बच्चों वो याद ही नहीं रहते फिर। तो दूसरी पशु जनगणना 1924-25 के अंदर, ठीक है? क्योंकि ये रूल अंग्रेजों ने बनाया था ना कि प्रत्येक 5 साल के बाद पशुओं की गणना होनी चाहिए। पशुधन गणना, ठीक है? एनिमल सेंसस हम बोल सकते हैं। हाँ, अब थोड़ा सा पैसा बढ़ा दिया होगा, उसको करंट में पढ़ेंगे दोस्त। जब ये लागू हुई थी तब 7,000 रुपये देने की बात हुई थी, ठीक है? तब 7,000 रुपये देने की बात हुई थी। हम बात करें, आपसे पूछ लेगा कि स्वतंत्र भारत के अंदर आजादी के बाद भी क्या हमने पशुओं को गिना? बिल्कुल गिना। स्वतंत्र भारत में आपसे कोई पूछ ले कि स्वतंत्र भारत के अंदर पशुधन जो गणना है ना, वो कब हुई थी? तो दोस्त आजादी के बाद जब अंग्रेज यहां से चले गए थे तो हमने पशुओं को काउंट किया था वर्ष 1951 के अंदर, 1951 के अंदर, ठीक है ना? 1951 के अंदर ही जनगणना हुई थी। लोगों को भी काउंट किया गया था आजाद भारत में और पशुओं को भी काउंट किया गया था। अब आपसे पूछ ले कि अभी लास्ट पीछे कौन सी पशु जनगणना हुई है, तो आपको बोलना है 20वीं पशु जनगणना हुई है। कौन सी? 20वीं पशु जनगणना हुई है। और 20वीं पशु जनगणना की जो फाइनल रिपोर्ट आई बच्चों, वो 16 अक्टूबर 2019 को आई। और जब रिपोर्ट आई तो हमें अपने हरियाणा के पशुओं के बारे में भी पता चला,
ठीक है। तो हरियाणा के अंदर जो आज हम पशु पढ़ेंगे ना, कौन से जिले में कितने पशु हैं, वो सारा का सारा इस रिपोर्ट के आधार पे पढ़ेंगे। 16 अक्टूबर 2019 को जो रिपोर्ट आई है। तो हेडिंग डालिएगा हरियाणा में पशुधन, हरियाणा में पशुधन। ठीक है। हम बात करें तो कितने पशुओं को लेकर ये हरियाणा के अंदर रिपोर्ट आई थी मेरे बच्चों, तो इसके अंदर लगभग 13 पशुओं को शामिल किया गया था। कितने पशुओं को शामिल किया गया? 13 पशुओं को शामिल किया गया। ठीक है। हरियाणा में जो पशुधन है गणना, वो 13 पशुओं को लेकर, देखिएगा 13 पशु जो हैं हरियाणा के अंदर काउंट किए गए हैं, बाकियों को काउंट नहीं किया गया। ठीक है। और 16 अक्टूबर 2019 को जो ये रिपोर्ट आई थी, इसमें सारे के सारे पालतू जानवर भी शामिल किए गए हैं। तो इसके अंदर सारे के सारे पालतू जानवर क्या है, शामिल हैं। और पहली बार मेरे बच्चों बिल्ली को भी शामिल किया गया है, यानी कि आप लोग यदि बिल्ली पालते हो तो तुम्हारे घर की बिल्ली भी इसके अंदर काउंट की गई थी। ठीक है ना। तो पहली बार इस पशु जनगणना के अंदर बिल्ली को क्या किया गया था दोस्त, शामिल किया गया था। भाई वो, अच्छा हाँ, इसको भाई अक्टूबर कर लेना दोस्त, अक्टूबर। या इसका एक बार कंफर्म बताता हूँ मैं तुम्हें महीना, यार कल बताता हूँ कंफर्म। ठीक है, मेरे माइंड में नहीं है कि ये अगस्त है या अक्टूबर है। चलो एक बार तो मैं अगस्त ही लिखा रहने देता हूँ, इसको कल मैं क्लियर करता हूँ। मेरे से कल पूछना तुम, ठीक है ना, सबसे पहले ये। कल मेरे से पूछना दोस्त, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती है। तो एक बार, अभी फिलहाल जो है ना वो माइंड में है नहीं मेरे, तो मैं आपको कल देख के एक बार इसको अच्छे से क्रॉस चेक करके बताता हूँ कि मेरे अगस्त माइंड में आ रहा है या अक्टूबर है। ठीक है बच्चों, जब पूरे भारत के आंकड़े आए पशुओं को लेकर, तो अपना हरियाणा जो है ना भैंसों की वृद्धि दर को लेकर निराश हुआ। हरियाणा के लोगों ने अब भैंस बेचनी स्टार्ट कर दी है भाई। भैंस वगैरह रखते ही नहीं है, गांव में नहीं रखते हैं, पहले तो शहरों में तो रखते ही नहीं थे। तो भैंसों की वृद्धि दर जब देखी गई देश के अंदर, तो भैंसों की वृद्धि दर में सर्वाधिक कमी वाला राज्य यदि कोई बना, अपना हरियाणा बना। यानी कि वृद्धि दर के अंदर कमी, यानी कि जिस वृद्धि दर से बच्चों भैंसों की संख्या बढ़नी चाहिए, ठीक है, बढ़नी तो दूर की बात है, उसमें सबसे ज्यादा कमी देखने को मिली। और सर्वाधिक कमी वाला राज्य भैंसों की वृद्धि दर में हरियाणा रहा। कहने का मतलब है लोगों ने भैंस रखनी क्या कर दी है, अब बंद कर दी है। नए जो लोग हैं जो भैंस रखना चाहते हैं वो भैंसों से दूर ही जा रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने वीटा बूथ के ऊपर जाना शुरू कर दिया, अमूल के बूथ पे जाना स्टार्ट कर दिया, क्रीम वाला दूध पीना स्टार्ट कर दिया, है ना। तो भैंसों की वृद्धि दर में सर्वाधिक कमी वाला राज्य हरियाणा रहा। और वृद्धि दर में जो कमी रही है वो 25.88 रही है। वृद्धि दर का मतलब ग्रोथ रेट होगा। क्या होगा, ग्रोथ रेट होगा। ठीक है, तो यहां पर हम पशुओं को स्टार्ट करते हैं अब।
एक बार फटाफट बताएगा, यहां तक बातें क्लियर हुई? अब 13 के 13 पशु पढ़ा रहा हूं तुम्हें। तो 13 के 13 पशुओं में सबसे पहले ध्यान रखना है मवेशी। मवेशी दोस्त, मवेशी को बोलते हैं कैटल, यानी कि गायें बछड़े, ये सारे के सारे मवेशी में काउंट होंगे आपके। मवेशी, मवेशी बोलेंगे हम कैटल। आपसे कैटल को लेकर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइएगा सबसे ज्यादा संख्या जो है ना कैटल की वो कहां है, मवेशियों की सबसे ज्यादा संख्या वाला जिला कौन सा होगा। अब यहां पर आंकड़े याद रखने की जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है ना। किताबों में आंकड़े भी लिखे होते हैं कि भाई इस जिले में इतने कैटल हैं, इस जिले में इतनी भैंस है, संख्या याद नहीं रखनी है। सबसे ज्यादा आपसे कोई पूछे तो आपको ध्यान रखना है सबसे ज्यादा है बच्चों सिरसा के अंदर। नंबर वाइज लिख देता हूं। नंबर वाइज में सबसे ज्यादा कैटल की संख्या जो है ना वो कौन से जिले में है, सिरसा के अंदर। मवेशियों की संख्या सबसे ज्यादा सिरसा में दोस्त। गायों की संख्या सबसे ज्यादा सिरसा में। गौशालाओं की संख्या सबसे ज्यादा सिरसा में। तो सिरसा जो है ना वो कैटल्स के मामले में सबसे ऊपर है। दूसरे नंबर पे आ चुका है हिसार, ठीक है ना, हिसार। और तीसरे नंबर पे भाई आ चुका है करनाल। बस याद तो एक ही रखना है, लेकिन मैं तीन तीन तुम्हें बता रहा हूं। कैटल है, मवेशी है, तो थोड़ा सा 2 या 3 तक आप आंकड़े याद रखें। तो सबसे ज्यादा यहां, सबसे कम। अब गायों की संख्या सबसे कम कहां होगी, थोड़ा सा तुम आइडिया लगाओ। जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा होगी, सीधी सी बात है। मुस्लिम आबादी ज्यादा कहां है, हरियाणा में, मेवात के अंदर। तो सबसे कम में मेरे बच्चे आएगा मेवात, ठीक है। और दूसरे नंबर पे सबसे कम कहां होगा, जो नया नया जिला बना है। नया नया जिला कौन सा बना है, चरखी दादरी। तो चरखी दादरी बच्चों नहीं आएगा, दूसरे नंबर पे आएगा आपका पंचकुला, क्योंकि आपका पहाड़ी एरिया ज्यादा है, कहाँ लोग गायें बांधेंगे वहां पे, ठीक है। तो पंचकुला दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे आएगा चरखी दादरी। एक एक तो जरूर याद रखना है। सबसे ज्यादा सिरसा में, सबसे कम मेवात में। सबसे ज्यादा सिरसा में, सबसे कम मेवात में, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्त किसकी, भैंस की। भैंस तो देखी होगी तुम लोगों ने, या भैंस भी ना देखी। जिसको हम बफेलो बोलते हैं, ठीक है ना, भैंस। दोस्त यदि आपसे कोई पूछे कि भैंसों की संख्या ज्यादा कहाँ है, तो तुम्हें हमारे हिसार में आना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम हिसार में आओगे ना, तो तुम्हें भैंसे दिखाऊंगा फिर मैं। यहाँ भैंसे बहुत ज्यादा है हिसार के अंदर। सबसे ज्यादा कहाँ होगी, सबसे ज्यादा होगी गुरुजी हिसार में। और दूसरे नंबर पे यदि तुम बोलो कि सर दूसरे नंबर पे भैंस ज्यादा कहाँ है, तो दोस्त आजा जींद के अंदर। तो तीसरे नंबर पे गुरुजी कहाँ है, कैथल के अंदर। और चौथे नंबर पे भैंस ज्यादा कहाँ है दोस्त, भिवानी के अंदर। बस नाम याद रखने हैं, संख्या पढ़ने मत बैठ जाना भाई, ठीक है ना। तो कई बच्चे जो है भैंस भैंसा के फिर बालक जो है जिन्हें पड्डा कह दिया रहा, यानी कि काटड़े कह दिया रहा, तो वो सारे के सारे याद कर बैठ जाओगे। तो दिमाग की दही नहीं बनानी है, ठीक है। सबसे कम कहाँ होगी भाई, पहाड़ी एरिया हरियाणा के अंदर कौन सा है, पंचकुला। पंचकुला के अंदर जो लोग हैं ना बच्चों, सुबह सुबह वीटा बूथ के ऊपर लंबी लंबी लाइनें लगाए मिलेंगे। क्यों, क्योंकि भैंस पालोगे नहीं तो लाइनें तो लगेंगी। फिर पंचकुला जो है ना दोस्त, वो आ जाता है पंचकुला। तो सबसे कम भैंस है पंचकुला में। फिर गुरुग्राम में, गुरुग्राम में। और तीसरे नंबर पे फरीदाबाद में। तो देखो तीनों के तीनों जो है ना ये पैसे वाले शहर हैं, और जिनके पास पैसा ज्यादा हो जाता है सबसे पहले वो भैंस ही मेरे बच्चों बेचने का काम करते हैं, ठीक है।
याद रखोगे? बिल्कुल याद रखेंगे। चलेगा। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर पे बेड की। बेड मेरे बच्चों जिसको हम शिप बोलते हैं ना, स्पेलिंग तो तुम देख लियो मेरे दोस्त, या होंगी होगी शायद। हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो बेड हैं वो कहाँ होंगी, तो बैसे बेड और बैसे भिवानी, है ना। तो बैसे बेड और बैसे भिवानी, तो सबसे ज्यादा भिवानी के अंदर होगी। और भिवानी के साथ लगता क्या है, हिसार। तो बेडों के मामले में दूसरा नंबर हरियाणा के अंदर आता है हिसार का। और हिसार से अलग कौन हुआ है दोस्त, सिरसा। फतेहाबाद भी अलग हुआ है लेकिन सिरसा बड़ा है, तो बड़े में बेड ज्यादा होंगी। तीसरे नंबर पे सिरसा। ठीक है। सबसे कम यदि बेड हम बात करें कहाँ होंगी, तो जहां पैसा है, जहां पैसा होगा बच्चों ऐसे ऐसे जानवर नहीं मिलेंगे तुम्हें। सबसे कम बेड होगी जहां सबसे ज्यादा पैसा है। और सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है, गुड़गांव के पास है। और फिर जो सबसे छोटा एरिया है वहां पर उद्योग धंधे बहुत ज्यादा हैं, पैसा वहां भी अच्छा खासा है, उद्योग धंधे ज्यादा हैं, जमीन कम है, बेड जो है बच्चों चराने की जगह ही नहीं है। ठीक है। तो फरीदाबाद जो होगा वो दूसरे नंबर पे आ जाएगा कम के मामले में। कम के मामले में भाई कैमरा हिला दिया यार तुमने, आराम तजमा। स्पीड का मीटर क्यों खींच रखा था हमने। हाँ हिलने लगा है ना भाई। एक सेकंड रुक दोस्तों, एक सेकंड। ये ना एक आध ना सिर मार दे बच्चों, कैमरा के ऊपर नीचे को जाने देनी है। डेडिकेटेड बच्चे हैं ना सारे के सारे। अब हम बात कर लेते हैं भेड़ की बहन है बकरी, यानी कि भेड़ों के बीच ही रहती है ये। तो चौथे नंबर पे आ जाओ तुम बकरी को देखने। और बकरी को इंग्लिश में बोलते हैं गोट। आपसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा बकरी कहाँ है, भेड़ सबसे ज्यादा भिवानी में, तो बकरी सबसे ज्यादा याद रखेंगे भाई सिरसा में। सबसे ज्यादा जो होगी सिरसा में। दूसरे नंबर पे बकरी के मामले में आ जाता है महेंद्रगढ़। और तीसरे नंबर पे दोस्त आएगा भिवानी। ठीक है। देखो तुम्हें याद तो एक एक करना है, मैं तीन तीन लिखवा रहा हूं। ठीक है ना, मैं तुम्हें तीन तीन लिखवा रहा हूं, याद तो तुम्हें एक ही करना है भाई। सबसे पहले एक याद रखेंगे कि सबसे ज्यादा भेड़ भिवानी में, सबसे ज्यादा कैटल सिरसा में, सबसे ज्यादा भैंस हिसार में, सबसे ज्यादा बकरी सिरसा में। ठीक है। भैंस पड़हिली, भेड़ पड़हिली बच्चों भिवानी के अंदर। पांचवें नंबर पे आ जाते हैं घोड़ा। अब मेरे को एक बात बताओ, घोड़ा कौन लोग पाल सकते हैं जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा हो, क्योंकि अमीर लोग ही रखते हैं घोड़े ज्यादा, है ना। कॉमन सेंस है भाई ये तो भाई पैसा सबसे ज्यादा किसके पास है, गुरुग्राम के पास। तो घोड़ों की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ होगी, गुरुग्राम में। गुरुग्राम घोड़ों की संख्या के मामले में हरियाणा में गुरुग्राम पहले नंबर पे आएगा। और दूसरे नंबर पे बच्चों आएगा करनाल।
करनाल, ठीक है। और घोड़े कम कहाँ होंगे? जहां पैसा कम होगा, ठीक है। या हम ये भी बोल सकते हैं जहां जमीन कम होगी, क्योंकि भाई घोड़े दौड़ेंगे और दौड़ने के लिए तो जमीन चाहिए ना। तो दौड़ने के लिए जमीन चाहिए, तो जमीन कम किसके पास है? पंचकुला के पास, फरीदाबाद के पास। तो दोस्त सबसे छोटा तो फरीदाबाद है, लेकिन सपाट जमीन के मामले में कम जमीन पंचकुला के पास है, क्योंकि आधा तो यहाँ पहाड़ी क्षेत्र है। और दूसरे नंबर पे आ जाएगा जो सबसे छोटा है हरियाणा के अंदर, जहाँ जमीन बहुत कम है, और इस छोटी सी जमीन के ऊपर 18 लाख लोग रहते हैं दोस्त, ठीक है। फरीदाबाद के अंदर बहुत धक्का मुक्की चलती है, क्योंकि छोटी सी जमीन के ऊपर 18 लाख लोग। सबसे ज्यादा जनसंख्या घन तो किसका है? फरीदाबाद का ही है, फरीदाबाद का ही है, ठीक है ना। अब घोड़े के बाद आ जाता है एक छोटा घोड़ा। एक होता है घोड़ा दोस्त, और एक होता है छोटा घोड़ा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं टट्टू, ठीक है। हाँ, सुना है तुमने छोटा घोड़ा? तो घोड़े से छोटे कद काठी का होगा, सीधी सी बात है भाई, नाम इसलिए इसका छोटा घोड़ा है। आपसे कोई पूछ ले कि सबसे ज्यादा कहाँ है, जब घोड़ा गुड़गांव में सबसे ज्यादा है, तो छोटा घोड़ा भी सबसे ज्यादा गुरुग्राम में ही होगा। लेकिन दूसरे नंबर पे घोड़े के मामले में करनाल था। यहां बच्चों दूसरे नंबर पे आ जाता है जींद, जींद, ठीक है। इसको याद करने में ज्यादा दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि घोड़ा, छोटा घोड़ा सबसे ज्यादा गुरुग्राम में, और सबसे कम जो है ना वो पंचकुला में। सबसे कम कहाँ है? पंचकुला में। बस एक एक याद कर लेना तुम, ठीक है। दूसरे तक पहुंचना ही नहीं है, तुम एक एक भी याद कर लोगे काम बन जाएगा अपना। बच्चों घोड़े के बाद आ जाता है खच्चर, ठीक है ना। क्या आ जाता है? खच्चर। सातवें नंबर पे आ जाओ तुम। खच्चर, खच्चर देखे क्या तुमने? ईंट वाले भट्ठे तो देखे होंगे, भट्ठों के ऊपर तुम्हें नजर आएंगे खच्चर, ठीक है ना। और खच्चरों की संख्या सबसे ज्यादा कौन से जिले के अंदर है भाई? गुरुजी सबसे ज्यादा खच्चर हैं, देखो आधा जय आता है, तो आधा जय मेरे बच्चों कौन से जिले में आता है? फिर ऐसे याद रखने जुगाड़ बना बना के। सबसे ज्यादा, अब इसके अंदर 4 अक्षर, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में 4 अक्षर हैं? गुरुजी झज्जर में। और दूसरा अक्षर क्या है? आधा। तो खच्चर का भी दूसरा अक्षर क्या है बच्चे? आधा। तो याद रख लेंगे झज्जर, ठीक है। हाँ बिल्कुल, झज्जर के अंदर। गुरुजी हमने तो नहीं देखा है खच्चर। अब क्या बोलूं भाई, सिस्टम जाके देख लो, और क्या बताऊं। खच्चर नहीं देखा यार, कमाल कर दिया। तुम हरियाणा के हो दोस्त, और कहाँ से हो तुम? हम बात करेंगे सबसे कम की, तो सबसे कम जो खच्चर होंगे मेरे दोस्त वो कहाँ होंगे? वो होंगे पानीपत के अंदर। सबसे कम कहाँ होंगे? पानीपत के अंदर। एक एक याद रखने, दो दो के ऊपर जाना ही नहीं, ठीक है। कुछ पशुओं के याद रख लेना। झज्जर के बाद दूसरा स्थान यदि ध्यान रखो तो रेवाड़ी जो है ना, सबसे ज्यादा खच्चरों की संख्या में दूसरे नंबर पे आता है। कौन से नंबर पे आता है? दूसरे नंबर पे आता है। हाँ, गधे के जैसा होता है खच्चर। तो ये 4 टाइप के जानवर होते हैं। अब पढ़ेंगे गधा। और गधे सबसे ज्यादा कहाँ है? देखिएगा गधे लगभग सभी जगह भरे पड़े हैं, लेकिन 4 टायरों वाले गधे कहाँ है बच्चों? 2 टायरों वाले तो बहुत हैं देश में,
लेकिन 4 टायरों वाले गधे यदि कोई तुमसे पूछे, गधा जिसको डोंकी बोलते हैं, तो याद रखेंगे बच्चों, सबसे लास्ट जिला है हमारा, वहीं पे सबसे ज्यादा गधे भरे पड़े हैं। और पलवल वालों तुम नाराज मत हो जाना, क्योंकि सबसे ज्यादा गधे पलवल में हैं। कहाँ है भाई सबसे ज्यादा गधे? पलवल के अंदर है। तो यदि मैं बात करूं कि सबसे कम जो गधे हैं दोस्त वो कहाँ होंगे, तो सबसे कम गधे होंगे अंबाला के अंदर। सबसे कम गधे कहाँ होंगे? अंबाला में होंगे, ठीक है। चलो एक और हम पढ़ते हैं, भारी भरकम जानवर पढ़ते हैं हम। भारी भरकम जानवर कौन होगा? हाथी। हाथी भी मेरे बच्चों अपने हरियाणा में देख लो तुम, एलिफेंट जिसे बोलते हो तुम। टट्टू को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पोनी। हाँ पोनी बोलते हैं। चलो इंग्लिश में भी बताता हूं तुम्हें, कुछ इंग्लिश मीडियम वाले होंगे, पोनी बोलते हैं इसको। हाथी की हम बात करेंगे दोस्त, तो सबसे ज्यादा हाथी, हाथी अब कहाँ देखने को मिलते हैं? फिर भी यदि तुम्हें हाथी देखने हैं तो सबसे ज्यादा हाथी अपने हरियाणा के अंदर एक जगह है, बनसंतोर। बनसंतोर, ठीक है ना। तो बनसंतोर, यमुनानगर। बनसंतोर जो है ना बच्चों, ये एक राजा की राजधानी रहा है। राजा शांतनु आपने पढ़ा हो, राजा शांतनु आपने पढ़ा हो, तो राजा शांतनु की राजधानी बनसंतोर यमुनानगर माना गया। और राजा शांतनु से परिचय कराऊं तो भीष्म पितामह तो आप लोगों ने सुना होगा, उनके पिता का नाम राजा शांतनु ही था, ठीक है ना। तो राजा शांतनु भीष्म पितामह के पिता थे मेरे बच्चों। बनसंतोर उनकी राजधानी हुआ करती थी। यमुनानगर का ये हिस्सा है, आज जंगल वाला इलाका है। सबसे ज्यादा हाथी तुम्हें यहीं पे नजर आएंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पे यदि हाथी की मैं बात करूं, तो एक हाथी कुरुक्षेत्र में भी बंधा हुआ है, पता नहीं किसके घर बंधा है भाई ये, ठीक है। एक ही हाथी है कुरुक्षेत्र में। बनसंतोर में 4-5 हाथी हैं। यहाँ हाथियों की संख्या घटती बढ़ती रहती है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर हाथी पुनर्वास और अनुसंधान जो है संस्थान है। और सबसे कम नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इन 2 जिलों को छोड़ के बाकी 20 जिलों में कोई भी हाथी नहीं है दोस्त। क्योंकि हाथी पालना बहुत बड़ी बात है, हर किसी के बस की बात नहीं हाथी पालना, ठीक है। तो याद रखेंगे। और आज के लिए इतना सा ही, बाकी हम मिलेंगे कल की क्लास में। और कल की क्लास में बच्चों इस टॉपिक को करेंगे कंप्लीट, और उसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, यानी कि वन विभाग को हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और आप लोगों का जो एग्जाम है लगभग अगस्त सितंबर तक जाएगा, तो लगभग 2.5 से 3 महीने अपने पास इजिली हैं। आराम से सिलेबस होगा दोस्त, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, बस जितना करवाता हूं उसको उंगलियों पे रखना अगले दिन तैयार करके, फिर तो आएगा मजा। और यदि तुम पढ़ोगे नहीं, सिर्फ चिल्लाते रहोगे पेपर आ लिया, पेपर आ लिया, सिलेबस रह गया, सिलेबस रह गया, तो दोस्त फिर कुछ हासिल नहीं होने वाला, ठीक है। तो सिलेबस की चिंता हमें करने दो, बाकी तुम चिंता करो कि तुम्हारे याद हो रहा नहीं हो रहा।